हाँ, चैप्टर का नाम है लेबर मार्केट। ये हम लोग फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है क्योंकि ये पहले कभी भी पढ़ा हुआ नहीं रहता है एचआर स्टूडेंट्स का। तो इसमें हम लोग कवर करते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट होता क्या है? जैसे प्रोडक्ट का मार्केट होता है वैसे ही लेबर का भी मार्केट होता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर से बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है? तो प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? जहां पर हम लोग जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैसा देते हैं और प्रोडक्ट को घर ले आते हैं। वैसे ही लेबर मार्केट में होता है। ये एक प्लेस है जहां वर्कर और एम्प्लॉयर्स का इंटरैक्शन होता है। वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स का जहां पे बातचीत होता है उस मार्केट को लेबर मार्केट कहते हैं। यहाँ पर लेबर चाहता है कम पैसे में बेस्ट वर्कर हायर करना, और वर्कर क्या चाहता है? जहां पर उसको बेस्ट सेटिस्फाइंग जॉब मिले। सारे कीवर्ड्स है, इसलिए ध्यान से हम जो भी बोल रहे हैं वो सब कीवर्ड्स है। एम्प्लॉयर्स को चाहिए होता है सबसे बेस्ट लेबर, मतलब वर्कर, और वर्कर को ऐसा जॉब चाहिए होता है जो सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फाई करे। तो लेबर मार्केट एक्चुअली दिखता कैसा है? The distribution of employment by sectors, branches, qualification, territory. मार्केट बहुत तरीके से डिवाइड हुआ है, पार्ट्स पार्ट्स में बटा हुआ है। कभी सेक्टर वाइज मतलब रूरल में अलग, रूरल सेक्टर में अलग होता है, अर्बन सेक्टर में अलग होता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में अलग टाइप के लेबर मार्केट मिलेगा क्योंकि अलग लेबर मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे आता है हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहां पे अलग टाइप के लेबर मिलेंगे। और जो सर्विस इंडस्ट्री होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वहां पे अलग टाइप के हम लोग को लेबर मिलेंगे। वहां पे क्वालिफाइड लेबर होते हैं सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा जो प्रोडक्शन से नॉलेज रखता है उसको मिलता है। एग्रीकल्चर में वैसा लेबर चाहिए जो एडुकेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट उसको एग्रीकल्चरल नॉलेज होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर मार्केट बहुत सारी तरीकों से डिवाइड हुआ है। ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स इनकम असाइनमेंट। यहाँ पर ट्रेनिंग और इकोनॉमिक ऑपरेटर चाहिए। मतलब अगर कोई भी लेबर आता है, कोई भी वर्कर आता है, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भी, आज हम लोग को ही पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं सब कुछ, फिर भी किसी ऑफिस में जॉब करने जाएंगे तो वो मेरे को 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड में रखेगा। वर्ड अलग अलग होता है। कहीं कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, कहीं कहते हैं अभी तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, कहीं कहते हैं अभी तुम्हारा इंटर्नशिप चलेगा। जो भी बोले, बट ट्रेनिंग पीरियड होता ही है। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर मार्केट के लिए। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन वो अपना आउटपुट अच्छे से नहीं दे पाएगा। एडुकेशनल मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ऑन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में पढ़ाई वाला ट्रेनिंग नहीं मिलता। एडुकेशनल का यहाँ पे मतलब है वोकेशनल ट्रेनिंग। एडुकेशनल से जैसे बहुत बार हम लोग को देता है सही आंसर में टिक लगाओ, हम लोग लेबर मार्केट में कभी भी एडुकेशनल में टिक नहीं लगाते हैं। क्यों? हम लोग सोचते हैं लेबर्स को पढ़ने का क्या जरूरत है, ये उसका फीचर नहीं हो सकता। पर लेबर मार्केट में एडुकेशनल फीचर है। क्यों? यहाँ एडुकेशनल को डिफाइन किया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग से। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारा टाइप का ट्रेनिंग। फिर पॉलिटिकल तो है ही। लेबर मार्केट का कैरेक्टर कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड मतलब बटा हुआ, पार्ट्स पार्ट्स में बटा हुआ होता है। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, यहाँ रिजिडिटी होता है मतलब जैसे प्रोडक्ट मार्केट में प्राइस बढ़ता गिरता रहता है, बट लेबर का प्राइस इतना जल्दी बढ़ता गिरता नहीं है। इंटरडिपेंडेंट, लेबर के ऊपर एम्प्लॉयर डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयर के ऊपर लेबर डिपेंडेंट है। रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब इस मार्केट को कोई रेगुलेट करता है। जैसे प्रोडक्ट मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? डिमांड और सप्लाई। वैसे इस मार्केट को भी डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एंड पार्टिसिपेटरी, कभी कभी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है लेबर मार्केट, मतलब लेबर के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रहते हैं कि तुम 6 मंथ्स के लिए मेरे पास हो, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम लोग बोलोगे ऐसे कौन हायर करता है लेबर?
कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसे ही हायर करते हैं लेबर को। ये बिल्डिंग बनाने तक ही तुम हायर्ड हो, जिस दिन ये बिल्डिंग बन जाएगा मेरे साथ तुम्हारा काम खत्म। ये बिल्डिंग बनाने का हम तुमको 10,000 देंगे बस। पार्टिसिपेटरी, वही पार्टिसिपेट किया करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल होता है, लेबर मार्केट को एक ही डायमेंशन में नहीं देख सकते, एक ही पाथ में नहीं सोच सकते। इसको समझने का बहुत सारा तरीका है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनकंसिस्टेंट, ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। मतलब कंसिस्टेंसी मतलब एक ही चीज ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं, पर इस मार्केट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इम्परफेक्ट मार्केट है, मतलब ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट होता है वेजिटेबल मार्केट, जहां पे सब सेम सामान बेचते हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मार्केट बोलकर। वहां बताया जाता है कि 4 तरीके का मार्केट होता है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ये सारा तुम्हारे काम का नहीं है। काम का है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर आता है वो तीनों, मतलब मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। वो तीनों मिलकर बनता है इम्परफेक्ट, और परफेक्ट बनता है परफेक्ट। तो परफेक्ट है। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? परफेक्ट का मतलब है, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं वेजिटेबल मार्केट, जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं और सभी लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट में हम लोग घुसते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत हाई कंपटीशन है। और अगर आलू बिक रहा है तो सभी लोग सेम आलू बेच रहे हैं। अगर प्याज सेल हो रहा है तो सभी लोग सेम अनियन सेल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग इससे खरीदे या उससे खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइस भी एक सब्जी मंडी में सारे सब्जी का प्राइस ऑलमोस्ट एक रहता है। 2 रुपया 4 रुपया ऊपर नीचे है इज फाइन, बट ऐसे सेम ही प्राइस होता है। पर दूसरे किसी मार्केट में, जैसे अगर साबुन में देखे, सोप इंडस्ट्री, अगर हम लोग कोई और इंडस्ट्री में सामान देखे, कपड़े का इंडस्ट्री देखे, तो सभी कपड़े का सेम दाम है ऐसा तो होता नहीं है। सेम कपड़ा है फिर भी एरिया वाइज कपड़े का दाम चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इम्परफेक्ट मार्केट होता है जहां पर क्वालिटी अलग हो जाता है, प्राइस अलग हो जाता है, बहुत मतलब सभी कुछ अलग अलग रहता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट रहता है। पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। तो लेबर मार्केट में इम्परफेक्ट होता है। इम्परफेक्ट मतलब सारे लेबर का क्वालिटी अलग होता है, सारा लेबर हेट्रोजीनियस होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा लेबर, तुम लोग सबका लेबर सेम है। अगर हम लोग सोचो तीनों फार्मर है, हम लोग एग्रीकल्चर करने गए हैं, तीनों को ही एग्रीकल्चर का नॉलेज है, फिर भी हम लोग होमोजीनियस तो नहीं है, सब तो अलग अलग है। क्यों? यहाँ पे लेबर का बात हो रहा है। लेबर कैन नॉट बी होमोजीनियस, हम लोग सेम नहीं हो सकते। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। अभी जो पीछे पड़े वो लेबर मार्केट का कैरेक्टर था। ये लेबर का कैरेक्टर कैसा होता है? इट कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व। लेबर का मतलब होता है, हम लेबर और लेबरर दोनों अलग चीज है। लेबरर हम लोग हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं उसको लेबर कहते हैं। डेली लैंग्वेज में हम लोग आदमी को भी लेबर कह देते हैं, पर उसको लेबरर कहते हैं, लेबरर। और वो जो मेहनत करता है उसको लेबर कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं मेहनत का क्या कैरेक्टरिस्टिक है लेबर का। लेबर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते। मतलब आज अगर हम लोग पढ़े नहीं, सोचो आज हम लोग बिना पढ़े निकाल दिए, तो नियम से हम लोग को आज 8 घंटा पढ़ना चाहिए था। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, हम लोग यही लेबर कल के लिए बचा लेंगे, स्टोर कर लेंगे और कल 16 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है लेबर कभी स्टोर नहीं होता, प्रिजर्व नहीं होता। इट कैन नॉट बी बोरोड। हम अब तुम्हारा मेहनत को मांग नहीं सकते उधार में कि अपना थोड़ा सा लेबर मेरे को दे दो। इट डज नॉट रिएक्ट इमीडिएटली टू चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। जैसे प्रोडक्ट, ये सब का क्या होता है? प्रोडक्ट के केस में
हम क्यों बार बार प्रोडक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट को समझने के बाद ही कोई लेबर मार्केट समझ सकता है। डायरेक्टली लेबर मार्केट समझना इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है सारे प्रोडक्ट का दाम तुरंत बढ़ जाता है। मतलब प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। पर क्या वेजेस इतना जल्दी बढ़ जाता है? जितना जल्दी महंगाई बढ़ता है हम लोग वर्कर का रेट उतना जल्दी बढ़ा देते हैं? नहीं। तो वर्कर का मार्केट कंडीशन इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। द प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड और सप्लाई क्या होता है लेबर का? लेबर मार्केट इज एन इकोनॉमी फंक्शन विथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर मार्केट में जो रेट फिक्स होता है ना कि तुमको 1 घंटे का हम 10 रुपया देंगे, 1 घंटे का हम तुमको 20 रुपया देंगे, ये डिसाइड कैसे होता है? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। इन दिस मार्केट लेबर डिमांड इज द फर्म्स डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई इज द वर्कर सप्लाई फॉर लेबर। डिमांड का मतलब होता है, सोचो मेरा फैक्ट्री है, तुम्हारा भी फैक्ट्री है, तुम्हारा भी फैक्ट्री है, हम लोग तीनों को वर्कर चाहिए, तो हम लोग वर्कर का डिमांड करेंगे। मतलब सबको बोलेंगे कि वर्कर हो कोई तो देना, कोई वर्कर हो तो देना, ऐसे बोलेंगे। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पर हम लोग के इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब इंडिया, तो हम लोगों के इंडिया में कितने लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, कितने लोग काम करना चाहते हैं, उतने ही लेबर का सप्लाई है। सोचो इंडिया में अभी 100 लोग काम करना चाहता है, तो लेबर का अवेलेबिलिटी कितना है? सिर्फ 100। 100 लोग ही काम करना चाहते हैं, तो सप्लाई है 100। हम लोग तीनों को मिलाकर चाहिए 30, 30, 30, 90 वर्कर चाहिए। तो डिमांड इज 90, सप्लाई इज 100। 100 लोग काम करना चाहते हैं, पर हम लोगों को चाहिए सिर्फ 90 वर्कर। तो इसको कहते हैं डिमांड और सप्लाई। The supply and demand of labor in the market is influenced by changes in the bargaining power। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको अंडरलाइन किए हैं। डिमांड और सप्लाई जो लेबर का होता है, ये किस हिसाब से चेंज होता है? मतलब हम जो अभी डिमांड कर रहे हैं वर्कर का, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम लोग तीनों मांग रहे हैं वर्कर को, हम लोग को चाहिए वर्कर, बार्गेनिंग पावर की वजह से। और वो लोग क्यों करना चाहता है? क्योंकि बार्गेनिंग पावर। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग को लेबर चाहिए, हम लोग बोलेंगे 10 रुपया घंटा देंगे, वो लोग बोलेगा हम लोग काम करेंगे पर 15 रुपया घंटा लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नेगोशिएट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं तुमको 10 रुपया देंगे, वर्कर लोग बोल रहा है 15 रुपया देंगे तो ही काम करेंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर इन इकोनॉमिक्स। इसके बाद बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बात करते हैं, तो वो होता है, जैसे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं रिलायंस के बारे में, रिलायंस का सेल, रिलायंस का टर्नओवर, रिलायंस का प्रॉफिट, तो हम क्या बात कर रहे हैं? माइक्रो का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पर अगर हम पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबका एक साथ बात कर रहे हैं, तो हम मैक्रो में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फर्म का बात करते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बात करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लोग पूरा कंट्री का बात करते हैं, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल होता है डिमांड। डिमांड चैप्टर जो रहता है, वो एक इंडिविजुअल का डिमांड पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर, तो एक कंज्यूमर के बिहेवियर का पढ़ रहे हैं। पर हम लोग स्टडी करेंगे नेशनल इनकम, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे कंट्री का इनकम जान रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो क्या पढ़ रहे हैं? पूरा कंट्री के बारे में, तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत बार टिक लगाने के लिए देता है कि इसमें से कौन सा चीज है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें से कौन सा चीज है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये समझा हुआ रहेगा तो हम लोग टिक लगाएंगे। देखो माइक्रो क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स। फर्म्स और इंडिविजुअल को पढ़ना इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ये क्वेश्चन कभी पूछा है
कि माइक्रो वर्ड किससे आया है, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, ऐसे पूछा है। तो याद रहे ग्रीक से आया है माइक्रो, और माइक्रो का मतलब है माइक्रोस। स्पेलिंग याद से देख लो, माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। होल मतलब पूरा इंडिया। दिस इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज। ये सब वर्ड इसमें हम लोग को जनरली फोकस करना है। इट इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये मैक्रोस से आया है जिसका मतलब है लार्ज। इसके बाद बोल रहा है डिमांड ऑफ लेबर, डिटेल में पढ़ रहे हैं। There is an inverse relationship between the demand for labor and wage rate that a business needs to pay as they take on more workers. याद रहे डिमांड और वेज रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप। डिमांड बढ़ेगा तो वेज रेट गिरेगा। कैसे? देखो, आज हम ये सिंपल समझाते हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई फ्रूट को लेके बात करते हैं, मैंगो का बात करते हैं एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है। आज अगर मैंगो जब सीजन शुरू होता है तो मार्केट में बहुत कम मिल रहा होता है, मतलब सप्लाई मैंगो का बहुत कम है, पर डिमांड करने वाले सब है। मैंगो का सीजन आता है तो सबको मैंगो चाहिए, तो डिमांड बहुत है, सबको चाहिए, सप्लाई कम है, तो क्या होता है? प्राइस ज्यादा रहता है मैंगो का। जैसे जैसे मैंगो का सप्लाई मार्केट में बढ़ने लगता है, प्राइस गिरने लगता है। क्यों? अब तो हर जगह मिल रहा है, क्यों तुम लोग इतना ज्यादा दाम रख रहे हो? ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कम प्राइस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? जब डिमांड बढ़ता है तो तो प्राइस क्या होता है? और डिमांड बढ़ रहा है पर उसका सप्लाई कम है, तो क्या होगा? वेज रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, डिमांड अगर लेबर का बढ़ेगा तो वेज रेट उसका गिरने लगेगा। ये एक साथ हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग डिमांड और सप्लाई को एक साथ पढ़ेंगे। अभी ये इंडिविजुअली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक साथ जब पूरा डिमांड सप्लाई एक साथ पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या होता है? इफ द वेज रेट इज हाई, इट इज मोर कॉस्टली टू हायर एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज। अगर मार्केट में वेज रेट ज्यादा हो जाए तो हम लोग ज्यादा एम्प्लॉय हायर नहीं कर पाएंगे। When wages are lower, अगर wages कम रहे, labor becomes relatively cheaper than for using capital inputs. अब मेरा थोड़ा अंदर जा रहे हैं। कैपिटल इनपुट्स और लेबर इनपुट्स क्या होता है? बहुत सारा इंडस्ट्री होता है जहां पे वो लोग मशीन से प्रोडक्शन करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं मशीन के हेल्प से, और कुछ लोग हाथ से लेबर लोग से काम करवाते हैं। जैसे बैग इंडस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं, बैग मशीन से भी बनता है, बैग हाथ से भी बनता है। पर कौन इंडस्ट्री कैसे चूज करता है कि हम लोग हाथ से बनाए कि मशीन से बनाए? मशीन से बनाना इज कैपिटल इनपुट, हाथ से बनाना इज लेबर इनपुट। तो कब सोचता है वो लोग कि हम लोग कैपिटल इनपुट यूज करेंगे? जब लेबर महंगा रहता है। लेबर जब एक्सपेंसिव है, मतलब वेज रेट बहुत हाई है मार्केट में, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? मशीन से बनाना। और अगर वर्कर बहुत सस्ते में मिल रहा है, वेजेस बहुत लोअर है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेबर लोग को हायर करके बनवाएंगे हाथ से, मशीन से नहीं बनाएंगे। तो बोल रहा है कि अगर वेजेस लोअर है, वेज कम है, तो लेबर सस्ता है तब, तो हम लोग कैपिटल इनपुट से ज्यादा यूज करने का सोचेंगे लेबर को, क्योंकि लेबर इज चीपर देन कैपिटल इनपुट्स। A fall in the wage rate create a substitution effect and lead to an expansion in labor demand. जब वेज रेट गिरता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये नहीं तो वो। जैसे टी का अगर प्राइस बढ़ जाए तो लोग कॉफी पीने लगेंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोक और थम्स अप बिल्कुल एक ही टेस्ट देता है, अगर कल को कोक का प्राइस बढ़ जाए तो तुम लोग क्या पीने लगोगे? थम्स अप। तो क्या किए? एक गुड्स को दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट कर दिए। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
एक को छोड़कर हम उसी का सिमिलर चीज खाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। जैसे कोक और थम्स अप याद रखो, कोक और थम्स अप बिल्कुल सेम होता है। अगर कोक का प्राइस अगर बढ़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? कोक पीने लगेंगे। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बोल रहा है कि अगर वेज रेट गिरता है तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। किससे? कैपिटल इनपुट और लेबर इनपुट में हम लोग चॉइस करने लगते हैं। अगर वेज रेट गिर जाता है तो क्या करते हैं? हम लोग लेबर इनपुट लेने लगते हैं, कैपिटल इनपुट को हटा देते हैं। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और डिमांड लेबर का बढ़ जाता है। कैसे? अगर वेज रेट सस्ता हो जाएगा मार्केट में तो हम लोग क्या करेंगे? सभी कोई ऐसा करने लगेगा। सोचो हम लोग तीनों का फैक्ट्री था, हम लोग तीनों मशीन इंस्टॉल करके रखे थे, पर मशीन चलाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आ रहा है। तो हम लोग सोचे लेबर से करवाते तो अच्छा होता। देखे लेबर का रेट मार्केट में गिर गया है। जैसे ही लेबर का रेट मार्केट में गिर गया है, वेज रेट गिर गया है, फॉल हो गया है, हम लोग क्या किए? मशीन को बंद करके लेबर हायर करना शुरू कर दिए। तो हुआ क्या? व्हेन वेज रेट फॉल्स, डिमांड इंक्रीजेस। यही हम शुरू में लिखे थे कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वेज रेट गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ऑपोजिट चलेगा। और किस क्यों ऐसे हो पाता है? क्योंकि कैपिटल इनपुट है, कैपिटल इनपुट से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है the demand for labor shows how many workers an employer willing and able to hire at a given wage rate in a given time. अब ये कैसे डिटरमाइन करेगा एक एम्प्लॉयर, मतलब एक ओनर, कि कितना लेबर हमको डिमांड करना है? मतलब वेज रेट गिर गया है तो क्या वर्कर को लाते जाए, वैसे तो होता नहीं है। कितना वर्कर हायर करे, कितना वर्कर लाए? एक ले आए, दो ले आए, तीन ले आए, कितना लाए? तो ये डिसाइड करता है। देखो यहाँ पे ये वेज लाइन है और ये डिमांड लाइन है, ये मतलब वर्कर का लाइन है। ठीक है, वेज ये हम लोग का डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ऐसे नीचे गिरता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वेज रेट में और एम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो पहले था W1, मतलब जब वेज रेट इतना था तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे? इतना, यहाँ तक। जब हम लोग का वेज रेट कम हो गया तो हम लोग वर्कर का डिमांड बढ़ा दिए। जब हम लोग का वेज रेट इंक्रीज हो गया, ज्यादा वेज रेट हो गया है, तो हम लोग डिमांड को कम कर दिए। तो इससे क्या पता चलता है? व्हेन वेज रेट डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, एंड व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये हम लोग कब तक करेंगे? कब तक, मतलब कितना वेज रेट गिरेगा, मतलब वेज रेट कितना होगा तो हम लोग को डिमांड कितना करना चाहिए, इसको पढ़ना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई को साथ में। तभी इंटरैक्शन से ये डिटरमाइन होगा कि कितना लेबर का हम लोग को डिमांड करना है। हाँ, फिर यहाँ पे बोल रहा है हायर वेजेस रेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये सब एमसीक्यू में पूछेगा। अगर वेज रेट बढ़ता है तो डिमांड कमता है, डिमांड कमने को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। लोअर वेजेस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अगर वेज रेट गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये जो कहते हैं ना कि डिमांड बढ़े, वेज रेट बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, जो हम इस डायग्राम में समझा रहे हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या? क्यों? देखो पहले ये कहाँ, ये डिमांड कर्व है मेरा, पहले कहाँ पे ये पॉइंट था? एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ बीच में। फिर कहाँ आ गया? यहाँ ऊपर। फिर कहाँ आ गया? यहाँ। तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रहा है, इधर उधर खाली डॉट्स मूव कर रहा है। पहले बीच में था, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, खाली इधर उधर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। In this concept, law of demand follows, which states that other things remain constant, only price changes. तो ये लाइन को समझने के लिए लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा जानना जरूरी है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है कि बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से एक आदमी का डिमांड चेंज होता है। जैसे कि हम लोगों का डिमांड क्या क्या चीज पे बदलता है।
प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम लोगों का गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं, और अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो हम लोग उसका डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। तो डिमांड का चेंज होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा रीजन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर तुम लोगों का इनकम बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाता है, और इनकम गिर जाए तो डिमांड भी गिर जाता है। तो दिस इज एक फैक्टर है जो डिमांड को चेंज करता है, एक डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाता है सिर्फ अगर प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा, उसी को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। बाकी कोई चीज अगर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर कोई और चीज चेंज होता है तो बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगा, और बाकी सारा चीज कांस्टेंट रहेगा। मतलब मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, मेरा कोई भी चीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ प्राइस का प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ गया है, इसीलिए मेरा डिमांड कम हो गया है, और कोई चीज चेंज नहीं हुआ था। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होना। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में तो हम यही बोले, सिर्फ वेज रेट चेंज हो रहा है, हम और कोई चीज चेंज होने का बात तो किए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है क्योंकि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी कोई भी अदर थिंग्स जो भी चीज हो वो कांस्टेंट है, तब बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड फॉलोज। शिफ्ट इन द लेबर डिमांड कर्व क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है डिमांड कर्व पूरा का पूरा उठकर शिफ्ट हो जाना। मतलब देखो, बोल रहा है पहले हम कितना, देखो, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो हम लोग पढ़ लिए, जिसमें सिर्फ प्राइस चेंज होता है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहता है, तो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। पर अगर ऐसा हो कि प्राइस मार्केट में सेम है, सोचो हम लोग एक कपड़े का बात करें, टॉप लेने का मन है, उस कपड़े का जो प्राइस है वो कौन, पहले जब हम लोग गए थे तो नहीं खरीद पाए, बोल रहा था 2000 का एक टॉप है, हम लोग नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि उसका वो हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव लगा, हम लोग घर आ गए। एक महीने बाद हम लोगों का इनकम इंक्रीज हो गया, अब हम जब उस मॉल में गए तो हम वो 2000 का टॉप खरीद लिए, मेरा डिमांड इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज हुआ? प्राइस तो चेंज नहीं हुआ था, फिर भी हम लोग का डिमांड बढ़ गया। कैसे? हम लोगों का इनकम बढ़ा था, तो इनकम चेंज हुआ है, प्राइस नहीं। तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स चेंजेस। तो जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर कोई चीज जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हुआ, तो हम लोग का डिमांड चेंज हुआ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फॉलो। जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है उसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है, डायग्राम से समझो। वेज रेट फिक्स है, वेज रेट को माइंड में समझो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है, पूरा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये कांस्टेंट है। हम लोगों का पहले डिमांड था इतना, हम लोग का पहले डिमांड कर्व था यहाँ पे, तो हम लोग कितना गुड्स खरीदते थे, इतना गुड्स खरीदते थे, मतलब इतना लेबर था हम लोग के पास, ठीक है। अब जब हम लोगों का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, सोचो हम लोग का इनकम बढ़ गया है, तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग कितना डिमांड करने लगेंगे, इतना, मतलब ये इतना। तो वेज रेट इज कांस्टेंट, फिर भी हम लोग ज्यादा डिमांड करने लगे हैं। क्यों? हम लोग का बिजनेस बड़ा हो गया होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इनकम ज्यादा होगा, अब हम लोग को ज्यादा लेबर चाहिए, वेज रेट कम नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पहले डिमांड कर्व यहाँ था, अब शिफ्ट होके ऊपर चला गया, तो इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट में सेम ही डिमांड कर्व में डॉट सिर्फ ऊपर नीचे होता है, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व में पूरा का पूरा डिमांड कर्व उठकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स चेंजेस। इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर चीज थिंग्स चेंज होता है। एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विच मेक्स लेबर मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कैपिटल।
अगर बोल रहा है कि सोचो लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया है, मतलब हम देखें मार्केट में लेबर का जो मतलब लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, मतलब अगर हम लोग मशीन से प्रोडक्शन करते हैं तो 1 घंटे में 20 पीस बनाता है मशीन, और अगर हम लोग वही लेबर से बनवा रहे हैं तो वो लोग 30 पीस बना के देगा। तो वेज रेट चाहे उतना ही है, हम लोग क्या करेंगे और लेबर हायर कर लेंगे। दूसरा है एन एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी विच कट्स कॉस्ट एंड अलाउज मोर वर्कर्स टू एम्प्लॉय। सोचो गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्लान निकाला है कि जो आदमी इस साल नया 10 आदमी को जॉब देगा, हम लोग उसको सब्सिडी देंगे, कुछ बेनिफिट देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वेज रेट उतना ही है, जल्दी जल्दी लेबर हायर कर लेंगे। तो ये एक अदर रीजन है। फिर बोल रहा है चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विपमेंट अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेबर। सोचो इफेक्ट ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। सोचो कि अब इक्विपमेंट से, मशीन से ज्यादा महंगा मशीन से जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेबर से प्रोडक्शन करेंगे। तो वेज रेट भले इतना ही रहे, बहुत रीजन है जिसलिए हम लोग ज्यादा लेबर हायर करने लग जाएंगे। आगे हम लोग को बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड का हम लोग पढ़ लिए, वेज रेट और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। बट सप्लाई ऑफ लेबर का क्या? सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है वो कितने वर्कर्स काम करना चाहते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स willing and able to work in a particular job or industry for a given wage। जितना वेज अभी चल रहा है उसमें कितने लोग काम करना चाहते हैं, उसको कहते हैं सप्लाई लेबर का। द लेबर सप्लाई कर्व फॉर एनी इंडस्ट्री विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। देखो डिमांड कर्व था डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ दिखता है। बिकॉज एज वेज रेट राइजेस वर्कर्स एंटर्स इनटू द इंडस्ट्री अट्रैक्टेड बाय द हायर वेजेस। वेज रेट जब बढ़ेगा तो वर्कर का सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों? जब वेज रेट बढ़ रहा है तो सभी काम करना चाहेंगे, तो जब वेज रेट बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो डिमांड का ठीक उल्टा, वहां पे वेज रेट में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे वेज रेट में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, जब वेज रेट बढ़ रहा, पहले वेज रेट इतना था तब सप्लाई इतना था, आज वेज रेट बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बैकवर्ड बेंडिंग स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। बैकवर्ड बेंडिंग फिर क्या है? अभी हम बोले ये अपवर्ड स्लोपिंग है, फिर ये बैकवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि ये पढ़ने के पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखो पहले तो ये बढ़ ही रहा था, हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं जब वो बढ़ रहा था, मतलब जब सोचो एक सिंपल बात, पहले डेली लाइफ के हिसाब से आज हम तुम लोग को अपने यहाँ हायर करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए। सोचो पढ़ाने के लिए ही हायर कर रहे हैं एज अ टीचर, तुम लोग को हम बोले 8 घंटा काम करो, हम तुम लोग को 20,000 रुपया देंगे पर मंथ। तुम लोग बोले ठीक है। फिर हम तुम लोग को अगला दिन बोले तुम लोग तुम लोग यहाँ पे 2 शिफ्ट में पढ़ाओ। पहले तुम लोग 8 घंटा पढ़ाते थे, अब तुम लोग 16 घंटा पढ़ाओ, हम तुम लोग को 40 नहीं 60,000 देंगे। तो तुम लोग बोले अरे टाइम तो सिर्फ डबल हो रहा है पर सैलरी तो ट्रिपल हो रहा है, तो हम लोग काम करेंगे। तुम लोग क्या करोगे, सुबह से एकदम शाम तक लगातार पढ़ाओगे क्योंकि 60,000 मिल रहा है 16 घंटा का। अब हम तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग को हम और 10,000 ज्यादा देंगे, 2 घंटा और ज्यादा पढ़ा लो, 18 घंटा पढ़ा दो। तुम लोग नहीं पढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का और इंसान में डिफरेंस है। प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट का उतना सप्लाई होता जाएगा, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। पर इंसान के केस में हम लोग का जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हम लोग काम करते जाएंगे, वैसा नहीं है। क्यों? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग के लिए पैसा बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग काम भी ज्यादा करते जाएंगे, उसका लिमिट है। वी आर नॉट प्रोडक्ट। तो जब वेज रेट इतना था तब सप्लाई इतना था, हम लोग इतना काम कर रहे थे, वेज रेट और बढ़ा दिए तो हम लोग का और सप्लाई बढ़ गया, हम लोग और काम करने लगे, वेज रेट हम और बढ़ा दिए
तो अब हम जो काम करते भी थे वो भी हम गलत करने लगेंगे, नींद आएगा मेरे को, हम थक जाएँगे, मेरा एफिशिएंसी खराब हो जाएगा। जैसे अभी सोचो हम 12 से 8 पढ़ाते हैं, कोई स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैम आप सुबह 9 बजे का क्लास दे देंगे, हम आपको इतना फीस देंगे। हम बोले ठीक है चलो ये बहुत हाई फीस दे रहा है, पढ़ा लेते हैं। चलो वो सुबह 9 बजे से साढ़े 10 हम उसको भी पढ़ा दिए। अब मेरे को बाद में और एक स्टूडेंट आके बोला मैम आपको इतना फीस देंगे, सुबह 7 बजे पढ़ाइए। तो हम नहीं पढ़ा पाएँगे क्योंकि मेरे को भी रेस्ट चाहिए। और सोचो हम पैसे के लालच में पढ़ा भी लिए, तो भी क्या होगा? हम उस जब उसको सुबह 7 बजे पढ़ाएँगे तो नींद में रहेंगे क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। या फिर हम जो लास्ट बैच पढ़ाएँगे दिन का 6:30-7 बजे वाला, उसमें एफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो मेरा एफिशिएंसी धीरे-धीरे चला जाएगा। तो वेज रेट अगर हम बढ़ा रहे हैं, मेरा सप्लाई भी बढ़ रहा है, वेज रेट बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ रहा है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद हम और वेज रेट बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं तुम और काम करो तो वो कम जाएगा। पहले कितना था? इतना था, अब वो कम कर इतना हो गया। तो सप्लाई कर्व ऊपर जाते-जाते बैकवर्ड बेंडिंग ले लेता है। जब हम लोग और वेज रेट बढ़ा देते हैं तो हम लोग का ये कम जाता है, आवर्स वर्क्ड हम लोग का खराब हो जाता है। अब इसको पढ़ो। An exceptional case of labor supply curve may be indicated when the worker's standard of living is low. They may be able to satisfy their wants with a small income or they prefer leisure to work. Leisure to work मतलब वो फ्री टाइम में भी काम करना चाहेगा क्योंकि उसको थोड़ा इनकम हो जा रहा है और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब था, वो थोड़ा अच्छा करने के लिए वो काम करेगा, फ्री टाइम में काम करेगा। Another reason, any worker can do the work under a certain limit. पर कोई भी वर्कर एक लिमिट तक काम कर सकता है. Beyond limit, they are unable to work. Increase in wages leads to contraction of supply curve. और wages बढ़ाएंगे तो supply curve कम हो जाएगा, contract हो जाएगा. This is represented by a backward sloping supply curve. अब बोल रहा है equilibrium position. जो हम बोले आखिर ये वेज रेट फिक्स कैसे होता है? हम शुरू में ही बोल दिए थे डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन से। वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड वेज रेट। जैसे कि डिमांड सोचो इतना है, सप्लाई ये है, बीच में जहां पे इंटरैक्ट कर जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा, वहां पे बोलेंगे इतना वेज रेट है, मतलब इतना वेज रेट है। The balanced situation are the supply of employees is equal to the demand of employees. मार्केट में 100 लोग काम करना चाहते हैं और हम लोगों को भी 100 लोगों का ही जरूरत है, तो वहां पे जो प्राइस फिक्स हो जाएगा उसको बोलेंगे वेज रेट है ये। When labor market is in equilibrium, there is no excess demand or excess supply. इसका क्या मतलब हुआ? जब हम मैंगो का एग्जाम्पल दिए थे, मैंगो मार्केट में 10 पीस था पर खरीदने वाले 100 लोग थे, तो एक्सेस डिमांड था, प्राइस बढ़ जाएगा। जब बहुत मैंगो हो गया, 100 मैंगो हो गया, अब 10 लोग ही खरीदना चाहते हैं, तो एक्सेस सप्लाई है, प्राइस गिर जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, तो वहां पे कोई एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई नहीं होता है। The equilibrium wage rate is the rate at which where the interaction between demand and supply takes place. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का ये है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये वाला होता क्या है? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, गिरना। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, और रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न, जो हम लोग को रिटर्न में मिलता है। तो ये अगर ये अगर प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग देखें, कमोडिटी के हिसाब से पहले समझे, तो इसमें होता क्या है? जब सोचो हम लोग का प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है? सप्लाई इंक्रीज करना है। हम लोग कौन है? प्रोड्यूसर है। हम लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे, ज्यादा लेबर रखेंगे जिससे प्रोडक्शन बढ़े। पर क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे जैसे सोचो, हम लोग पहले पहले हम लोग के पास एक लेबर था जो 5 कपड़ा बनाता था, हम लोग को कपड़े का और डिमांड आ रहा है, तो हम लोग दूसरा लेबर भी
हायर की, वो बनाने लगा 9 कपड़ा, दोनों मिलके बनाने लगा 9 कपड़ा, बढ़ा। फिर हम लोग को और चाहिए तो हम लोग तीसरा लेबर एम्प्लॉय किए, तीनों मिलके बनाने लगा 15। फिर और, तो जैसे-जैसे हम लोग लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि कितना लेबर इंक्रीज करते जाएँगे, कितना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएँगे? मतलब एक जगह तो आएगा ना जहाँ पे स्टॉप होंगे और लेबर नहीं डालेंगे। तो वो जगह कैसे पता चलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न से। So it states that as one input variable is increases, there is a point at which the marginal increase in output begins to decrease, keeping other inputs remain constant. इसका मतलब क्या है? देखो, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को 4 चीज चाहिए। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और फोर्थ है बिजनेसमैन। मतलब एक आदमी तो चाहिए, एंटरप्रेन्योर तो चाहिए जो बनाएगा। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहता है बाकी 3 चीज को कांस्टेंट रखो, सिर्फ लेबर को ही चेंज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करो। तो इसमें बोला जाता है 3 अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखो, 3 फैक्टर को फैक्टर मतलब इनपुट, तो 3 इनपुट को कांस्टेंट रखो, इसलिए हम लिखे हैं कीपिंग अदर इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी 3 चीज को कांस्टेंट रखो। इनपुट वेरिएबल इज इंक्रीजेस, सिर्फ वन इनपुट वेरिएबल दैट इज लेबर उसको इंक्रीज करो और फिर ही प्रोडक्शन करो। तब हम लोग देखेंगे कि पहले जो इंक्रीज हो रहा था वो आउटपुट अचानक से डिक्रीज होने लगा। कैसे? देखो, सोचो हम लोग लेबर रखे हैं और एक कंप्यूटर का रूम है जिसमें एक कंप्यूटर है। सोचो उसमें 5 कंप्यूटर है उस रूम में। पहले मेरे को हायर किया गया, बोला गया आप कंप्यूटर में काम करो। हम एक कंप्यूटर में लेके एक आदमी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर और काम करवाना है, तो तुम लोग को भी एक-एक करके हायर किया। 3 कंप्यूटर भर गया। बाहर से और 2 जन को हायर किए, पाँचों कंप्यूटर भर गया। और काम कराना है, तो क्या होगा? एक कंप्यूटर पे 2-2 जन को बैठाने लगेगा। फिर और लेबर हायर करेगा, एक कंप्यूटर पे 3-3 जन को बैठाने लगेगा। तो क्या होगा? लेबर तो इंक्रीज करते जा रहा है, पर कंप्यूटर तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। कंप्यूटर मतलब मशीन, कैपिटल, तो कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग को लेबर को इंक्रीज करता जा रहा है। क्या होगा? केओस क्रिएट होगा, डिस्प्यूट होने लगेगा। अ, जितना हम अकेले एफिशिएंटली शांति से काम कर रहे थे, अब वो टाइम एफिशिएंटली नहीं हो रहा है, तो एफिशिएंसी लेवल लो हो जाएगा। कंप्यूटर ओवर यूज हो जाएगा। एक कंप्यूटर को भी तो रेस्ट चाहिए। हम लोग उसको दिन रात चलाए जा रहे हैं 24 घंटा, वो भी खराब होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोलता है कि अगर हम लोग लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। पर एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम लोग और लेबर बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। तो इसका 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। स्टेज 2 में भी देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पर स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट गिरने लगा। तो स्टेज 1 कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, स्टेज 2 है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, स्टेज 3 है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये तीनों स्टेज का नाम याद करो, टिक लगाने के लिए देता है। टीपी का मतलब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, unemployment is when persons above a specified age, usually above 15 years, are not in paid employment or self-employment. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कम से कम 15 साल के ऊपर का लोग अगर काम नहीं कर रहा है और काम कर सकता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर नहीं कर रहा है तो, अगर कर रहा है देन ही इज एम्प्लॉयड। तो कहने का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? पहला बात तो ये कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस
एग्जैक्टली नहीं समझ आता। अगर हम लोग आज कहते हैं अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है अमेरिका, यूएसए फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है। कोई मेरे को आके बोला है कि मैम हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो अमेरिका में भी भीख मांगते हैं, वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ अमेरिका में? हम समझा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सारे लोगों के पास काम है, देन अ कंट्री इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री। जो काम करना चाहते ही नहीं है और उनके पास काम नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जैसे इंडिया में है। इंडिया में बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिलता, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाहता ही नहीं है, उसके पास काम नहीं है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। पहले माइंड को क्लियर करना होगा। इसलिए इसका डेफिनेशन में लिखा रहेगा, दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर एम्प्लॉयड इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहा है सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है? न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशन, क्योंकि मशीन्स आ रहा है, मशीन्स आ रहा है तो ह्यूमंस रिप्लेस हो जा रहे हैं मशीन से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी विच इज ड्यू टू रिसेशन, अभी जैसे पेंडेमिक में रिसेशन आया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, तो इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बोल रहा है कि अभी बाहर से ही सामान आ जा रहा है बहुत, जैसे जूट इंडस्ट्री ये सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब कोई जूट बैग यूज नहीं करता, लोग ज्यादा अच्छा पैकेट यूज करते हैं, तो जूट का इंडस्ट्री क्लोज हो गया। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी रहता है कि जैसे बस ये सब के केस में, जो बस 20 साल पुराना हो गया था, गवर्नमेंट वो सब बस को स्क्रैप करवा दिया। तो जितने वो बस के ड्राइवर थे या कंडक्टर थे, वो सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। रेगुलेशन एंड मार्केट, ये सब की वजह से तो है ही। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू रहेगा ही।